सभी को बीइंग इलेक्ट्रिकल के 220 केवी के सीरीज के दूसरे सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ध्यान देने की बात है कि यह जो सेशन है इसके पहले एक और वीडियो 220 केवी की ब्रेकर की सीरीज की बन चुकी है। ये दूसरा वीडियो होगा, वीडियो नंबर 2 कहेंगे इसको। 220 के सीरीज केवी की सीरीज में सीजीएल के रेफरेंस को लेते हुए ब्रेकर के डिजाइन, ड्राइंग और वर्किंग के बारे में हम लोग जो है म्यूचुअल डिस्कशन के माध्यम से समझने का प्रयास आपस में कर रहे हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि इस चैनल के सभी वीडियोस के लिए एक समान लागू होती है, वो एक बार हम लोग इस डिस्क्लेमर को देख ले। क्या है हमारा डिस्क्लेमर भाई? इस चैनल पर विभिन्न वीडियोस के माध्यम से दिखाए जाने वाले जो भी टेक्निकल इक्विपमेंट्स की जानकारी हो, ड्राइंग्स हो, वर्किंग का डिस्कशन हो, उसके डिजाइन की कोई चर्चा हो, उसके कॉन्फ़िगरेशन या उसके मेरिट्स या डिमेरिट्स के बारे में अगर किसी तरीके की बात हम लोग करते हैं तो वो पूरी तरीके से हमारी निजी अंडरस्टैंडिंग या परसेप्शन पर आधारित है। इन वीडियोस का उद्देश्य पूर्ण रूप से केवल अपने मित्रों अर्थात अपने सब्सक्राइबर्स के साथ म्यूचुअल डिस्कशन के माध्यम से इंफॉर्मेशन या नॉलेज शेयरिंग का ही है। किसी भी कंपनी, एजेंसी अथवा उपभोक्ता के द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे अथवा बनाए जा रहे या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या उनके मेजर या माइनर कंपोनेंट्स के संदर्भ में इन वीडियोस के माध्यम से किसी भी प्रकार के विशेष अथवा प्रासंगिक टिप्पणी जैसे कि सही या गलत होना, अच्छा या बुरा होना, ओल्ड होना, आउटडेटेड होना, न्यू होना, मॉडर्न होना, इस प्रकार की कोई राय नहीं दी जा रही है। वीडियो में दिखाए जा रहे कंटेंट की सत्यता अथवा उपयोगिता का परीक्षण या सत्यापित करने की जिम्मेदारी पूर्णतः आप पर है एवं दर्शक अपने स्वविवेक के आधार पर ही किसी प्रकार का मंतव्य बनाने के बारे में सोचें। यह वीडियो इस विषय की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है या इस वीडियो के क्रिएटर इस विषय के बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ये वीडियोस किसी भी प्रकार का कोई दावा प्रस्तुत नहीं करती है, क्योंकि सब्सक्राइबर के साथ डिस्कशन पर आधारित आपसी ज्ञानवर्धन इन वीडियोस का एकमात्र उद्देश्य है। इसीलिए इस चैनल के बनाए जाने वाले सारे वीडियोस आपसी चर्चा पर ही आधारित है और आपसी चर्चा के माध्यम से एक दूसरे की समझ को आपस में शेयर करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्लान किए गए। तो चलिए अभी हम लोग 220 केवी के ब्रेकर के बारे में इसके पहले देखे थे। क्या देखे थे कि 220 और 132 ब्रेकर के फिजिकल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है मूल रूप से, और उसके हिसाब से उसकी ड्राइंग को समझने की कोशिश करेंगे कि उसकी केबलिंग कैसे होती है, उसके फेरुल्स कैसे रीड किए जाते हैं, उसके कंट्रोल कैसे काम करते हैं और किस किस पॉइंट से कहाँ कहाँ जाता है। तो इस सेक्शन में जो है सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि इसको हम लोग जो है मुख्य रूप से 4 सेक्शन में जो है बांट रहे थे। क्या बांट रहे 4 सेक्शन में? तो पहला ये सेक्शन था जिसको कि हम क्लोजिंग सर्किट कह रहे थे। ये 3 सेट में मिला, तीनों को पोल के लिए अलग अलग क्लोजिंग कॉइल दिखा हुआ है। उसके बाद जो है उसके पैरेलल में लगा हुआ ये एंटी पंपिंग हो गया। उसके बाद उसके पैरेलल में लगा हुआ ये TC1 हो गया, मतलब ट्रिप कॉइल 1 हो गया। वो पैरेलल नहीं है, ट्रिप कॉइल 1 एक्चुअली उससे अलग है। और ये ट्रिप कॉइल 2 है। ट्रिप कॉइल 2 जो है सोर्स 2 से एनर्जाइज्ड है। ट्रिप कॉइल 1 का जो सीरीज का सर्किट है, सीरीज का सर्किट में ट्रिप कॉइल 1 का जो भी सर्किट है वो डीसी सोर्स 1 से एनर्जाइज्ड है। एंटी पंपिंग का जो भी सर्किट है वो डीसी सोर्स 1 से है, क्योंकि ये क्लोजिंग के पैरेलल में होता है। इसका मतलब क्लोजिंग और एंटी पंपिंग ये दोनों पैरेलली है और ये दोनों डीसी सोर्स 1 से है। और उसके अलावा जो है ये ट्रिप कॉइल 1 ये भी डीसी 1 से है, जबकि ये डीसी 2 से है। ठीक है, इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए क्लोजिंग सर्किट को की ओर बढ़ते हैं बिना ज्यादा समय गवाए और जल्दी से हमारा अपना जो फेवरेट काम है वो करते हैं, ड्राइंग को समझना। अब क्या है इस ड्राइंग में सबसे पहली बात क्या था भाई? कॉइल है। कॉइल को एनर्जाइज होने के लिए क्या चाहिए? एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो कॉइल को नेगेटिव कहाँ से मिल रहा है? J4 से। यहाँ से J4 से नेगेटिव आया, इधर गया, एक इस आर के लिए, एक बी के लिए और सीधा चला गया वाई के लिए। जब सीधा वाई के लिए गया तो यहाँ से सीधा वाई तक पहुंच गया, वाई के कॉइल तक पहुंच गया। ये कॉइल किस जगह पर है भाई? ये कॉइल है पोल के नीचे, जो अपना उसका मैकेनिज्म बॉक्स लगा हुआ है उसमें ये कॉइल है। और ये कौन सा कॉइल है? ये क्लोजिंग कॉइल है। ठीक है, तो चूंकि वाई का मैकेनिज्म बॉक्स के साथ फिजिकल कनेक्शन है इसलिए यहाँ पर क्या है, इस तरीके की कोई कोडिंग नहीं दिखाई गई है, इंटरकनेक्टिंग केबल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिखाया गया। जबकि आर और बी के केस में जो है इंटरकनेक्टिंग केबल का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। इंटरकनेक्टिंग केबल को जो हम लोग कैसे रीड करेंगे इसको एक बार देखते हैं। तो चलिए आर के केस के लिए समझते हैं। आर के केस में हम लोग क्या देख रहे हैं भाई यहाँ पर कि J4 जब गया आर के केस में तो J4 यहाँ से जो है गया, इस जगह पर क्या लिखा है? X1 का 9 और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? C1। बीच में क्या लिखा हुआ है? C1।
और उसके ऊपर क्या लिखा है एक्स आर वन वन का 3 आर के लिए, बी के लिए क्या लिखा है एक्स वन का 10, उसके ऊपर क्या लिखा है ये थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रहा होगा बट ये लिखा हुआ है C3, बीच वाला जो वायर के ऊपर लिखा हुआ है, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है एक्स बी वन का 3। अब इसमें एक मुख्य बात समझने की ये है कि इसको जरा जूम करके देख लेते हैं हम लोग कि एक्स आर वन का भी 3 नंबर पॉइंट टीबी नंबर यूज किया गया, एक्स बी वन का भी 3 नंबर यूज किया गया, मतलब एक तरीके से एक सिमिलरिटी उत्पन्न करने की कोशिश की गई है जिससे कि क्या है कि ड्राइंग समझने में आसानी हो। और दूसरे तरफ क्या है एक्स वन का 9 और एक्स वन के 10, मतलब सेम टीबी पे दो अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं डीसी के नेगेटिव के एक्सटेंशन के लिए। अब क्या है ये J4 वायर से जो नजदीक है वो क्या होगा, मार्शलिंग बॉक्स का पॉइंट होगा? नहीं, J4 कहाँ पर है, मार्शलिंग बॉक्स में है। डीसी सप्लाई कहाँ से शुरू हो रही है, मार्शलिंग बॉक्स से शुरू हो रही है। तो ये x1 का 9 और ये x1 का 10, ये x1 वाला जो पॉइंट है और x1 का 9 10 जो है ये मार्शलिंग बॉक्स में होंगे। C1 और C3 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है C1 केबल जो है उससे जो है डीसी का नेगेटिव एक्सटेंड हो रहा है, और ये एक्सटेंड होकर कहाँ जा रहा है XR1 का 3। ये XR1 कहाँ पर होगा, ये आर फेज के पोल के नीचे जो मैग्नेटिज्म बॉक्स लगा होगा उसमें ये XR1 जो है ये टीबी होगा, और उसके 3 नंबर पर। तो एक्स जो आर के नीचे का मैग्नेटिज्म बॉक्स में XRN1 करके टीबी होगा, और उसके 3 नंबर पे जो लगा होगा वो नेगेटिव एक्सटेंशन किसके लिए होगा, क्लोजिंग कॉइल के लिए। उसी तरीके के बी फेज के XB1 के जो 3 नंबर पर होगा ये कहां पर होगा, बी फेज के पोल के नीचे जो मैग्नेटिज्म बॉक्स लगा हुआ है उसमें ये होगा। ठीक है, तो जब भी अब XR1 और XB1 टाइप का चीज दिखेगा तो हम समझेंगे कहाँ, ये कहां पर होगा, ये पोल के नीचे वाले मैग्नेटिज्म बॉक्स, मतलब ऊपर वाले मैग्नेटिज्म बॉक्स में होगा। ठीक है ना, नीचे वाला जो है उसको मैग्नेटिज्म बॉक्स नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, मार्शलिंग बॉक्स। तो X1 मार्शलिंग बॉक्स में है और XRN1 कहाँ पर है, मैग्नेटिज्म बॉक्स में। और ये C1 दिखाया गया एक केबल को दिखाया गया C1, और ये C3 दिखाया गया दूसरे केबल को। अब क्या बोलेंगे केबल को क्यों दिखाया गया, कोर क्यों नहीं कहेंगे, तो वो हम लोग देख लेंगे अभी आगे। एक सर्किट और दिखेगा उसमें हम लोग क्लियर हो जाएगा ये बात। देख ही लीजिए, जैसे जस्ट बगल में एक एंटी पंपिंग सर्किट है, उसमें क्या दिखाया कि X1 के 30 से चला और XR1 का 8 पर गया। ठीक है ना, ये R1 है तो मतलब आर फेस के लिए होगा, और X130 मतलब ये नीचे मार्शलिंग बॉक्स में होगा। उसी तरीके से जैसे आर फेस के लिए देखिए ये कहाँ से आ रहा था, ये 52R से आ रहा था, 52YR मतलब एंटी पंपिंग रिले फॉर आर फेस। फिर जो वाई से आ रहा था, चूंकि वाई उसके साथ फिजिकली कपल्ड है तो इस तरीके से कोई इंटरकनेक्टिंग केबल दिखाने की जरूरत नहीं थी, तो इसको डायरेक्ट दिखा दिया आगे जहां भी जो सर्किट में जाना था। इसको भी देखेंगे अलग से हम लोग। फिर उसी तरीके से यहाँ X1 का क्या है 29 है, यहाँ क्या था X1 का 30 यहाँ X1 का क्या है 29 और यहाँ क्या है XB1 का 8। अब देखिए फिर से वही सिमिलरिटी दिख रही है हमें, XB1 का 8 और XR1 का 8 नंबर टीबी दोनों में क्या क्या यूज होगा, एंटी पंपिंग का कॉइल के बाद का जो सप्लाई होगा, पॉजिटिव रिसीव के लिए जो सप्लाई जा रहा होगा, या कॉइल से एक्सटेंड होने वाला जो नेगेटिव सप्लाई जा रहा होगा वो ऊपर मार्शलिंग वो ऊपर मैग्नेटिज्म बॉक्स में जो जाएगा उसके बीच का केबल कनेक्टिविटी किससे, 8 नंबर से दिखेगा। कहाँ ऊपर, कहाँ दिखेगा, ऊपर दिखेगा मैग्नेटिज्म बॉक्स में, पोल के नीचे जो मैग्नेटिज्म बॉक्स लगा हुआ उसमें दिखेगा। अब क्या है कि भाई यहाँ भी ध्यान से देखने पे क्या दिख रहा है हम लोगों को, यहाँ भी ये C1 ही नाम से दर्शाया गया है और यहाँ भी इसको C3 नाम से दर्शाया गया है। तो इसका मतलब ये C1 और C3 जो है ये कोर का नाम नहीं है, ये पक्की बात है कि कोई केबल का नाम दिया गया। C1 केबल से आर फेज के मैग्नेटिज्म बॉक्स को बीच वाले नीचे वाले मार्शलिंग बॉक्स के साथ कनेक्ट किया गया है, और C3 नाम के केबल से बी फेज के मैग्नेटिज्म बॉक्स को नीचे वाले और बीच वाले मार्शलिंग बॉक्स से कनेक्ट किया गया है। इस बात को दिमाग में क्लियर रखना है। ये बात अगर समझ जाएंगे तो ट्रेस करना बहुत आसान होगा, क्योंकि बाकी चीजें तो जैसे हम लोग 132 में पढ़ते थे उसी की तरह होंगी, कोई खास अंतर नहीं। बस 220 में क्या है, चूंकि केबल कनेक्टिविटी मैग्नेटिज्म बॉक्स से मार्शलिंग बॉक्स तक अलग अलग होती है, इसलिए थोड़े से समझने में लोगों को दिक्कत होती है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो ये क्या है इंटरकनेक्टिंग केबल के थ्रू। अब क्या है कि जब भी ये इंटरकनेक्टिंग केबल वाला हमको कहीं पर सिंबल दिख जाएगा, इसका मतलब कि उस जगह पर जो सिग्नल्स की बात है वो सिग्नल मार्शलिंग बॉक्स से मैग्नेटिज्म बॉक्स या मैग्नेटिज्म बॉक्स से मार्शलिंग बॉक्स में कूदफान कर रहे होंगे। कूदफान कर रहे होंगे कहने का मतलब कि कंट्रोल कभी भी कुछ आएगा या रिसीव होगा तो सेंट्रली एक जगह पर मार्शलिंग बॉक्स में ही होगा, और एक्चुअल जो इक्विपमेंट्स है और एक्चुअली जो कॉइल है या स्प्रिंग चार्ज हो रहा है, स्प्रिंग चार्ज का लिमिट स्विच है, या फिर
क्लोजिंग कॉइल हो गया, ट्रिपिंग कॉइल हो गया, ब्रेकर का अपना स्टेटस का ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट हो गया, जो ब्रेकर का अपना NO1C होता है, ये सारी चीजें कहाँ है? ये सारी चीजें पोल के नीचे जो मैग्नेटिज्म बॉक्स है उसमें लगी हुई है। इवन की गैस प्रेशर का जो एक्चुएटर है 63GA और 63GL, ये जो गैस प्रेशर का GL और GA जो दो एक्चुएटर है जो कि एक्चुअली नीचे अपना सिग्नल एक्सटेंड करते हैं और 63GLX को बताते हैं कि गैस प्रेशर ठीक है या नहीं है। 63GLX तो नीचे मार्शलिंग बॉक्स में है, लेकिन GA और GL जो है वो इंडिविजुअली तीनों पोल के लिए अलग अलग ऊपर में है। तीनों के GA के स्टेटस को लेकर के आता है तो अलार्म का सिग्नल आता है, और तीनों के GL के स्टेटस को लेकर आता है तो GLX को पिकअप होने का सिग्नल मिलता है। ठीक है, जब GLX को पढ़ेंगे तो हम लोग एक बार देख लेंगे। यहाँ बस क्या है कि तीनों के सिग्नल को लेके आना है। 132 वाले में हम लोग क्या करते थे कि सिंगल सेंसर लगाया रहता था या सिंगल एक्चुएटर लगाया रहता था, उससे होता था। अगर आपने 130 वाली वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा या कार्ड में डाल दूंगा, या थोड़ी मेहनत कर लेना, प्लेलिस्ट में एक बार खोज लेना, कभी कभी मैं नहीं भी डाल पाता तो एक बार देखना उसे, आपको और ज्यादा कंफर्टेबल होगा। तो चलिए, अब क्या है कि ये तो पता चल गया। अब तीनों फेज के लिए देखते हैं। 52CR क्लोजिंग कॉइल इसका R फेज, Y फेज, 52CY B फेज। नेगेटिव तो कॉइल तक आ गया। अब क्या है कि कॉइल को ऑक्चुएट होने के लिए आधी कंडीशन तो पूरी हो गई। अब दूसरी और कंडीशन क्या, पॉजिटिव मिलना चाहिए। तो नेगेटिव तो दिख रहा है कि बिना किसी कंडीशन के मिल रहा है, इसका मतलब नेगेटिव सप्लाई परमानेंट ही है। पहले भी हम लोगों ने ब्रेकर में देखा था नेगेटिव सप्लाई परमानेंट ही रहता है, पॉजिटिव को कंडीशनल बनाया जाता है। अब बात हो रही है क्लोजिंग की, तो कंडीशनल है तो कौन भाई इस कंडीशन को एक्चुएट कराएगा? तो इस कंडीशन को एक्चुएट कराने वाले मेनली दो फैक्टर्स है। एक ये कि सिस्टम के अपने प्रोटेक्शन के लिए जो इंटरलॉक्स हैं वो जस्टिफाई हो जाए। वो इंटरलॉक्स क्या है वो देख लेते हैं अभी एक बार। और दूसरा क्या कि यूजर को क्लोज कराने का कुछ पर्पस हो, मतलब यूजर का इंटेंशन हो। ठीक है ना, यूजर क्लोज कराना चाहता हो। अब यूजर कितने तरीके से क्लोज करा सकता है भाई? यूजर एक क्लोज करा सकता है ब्रेकर के अपने लोकल के TNC स्विच से, या ODS उसको बोल लीजिए। तो ब्रेकर के अपने लोकल से, जो कि जनरली टेस्टिंग के टाइम में किया जाता है या मेंटेनेंस के ड्यूरेशन में किया जाता है लोकल का ऑपरेशन। दूसरा कहाँ कैसे करा सकता है? कंट्रोल रूम के जो पैनल है उसमें लगे हुए TNC स्विच से करा सकता है, या उसी से कपल्ड BCU के थ्रू स्कैडा से करा सकता है। और एक रास्ता क्या होता है क्लोजिंग इम्पल्स देने का, कि आप जो है रिले के थ्रू ऑटो रिक्लोजर से कर सकते हैं। ऑटो रिक्लोजर क्या होता है कि अगर फॉल्ट एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन के भीतर क्लियर हो जाता है तो उस पर्टिकुलर ब्रेकर को रिले ही कमांड दे देता है कि फॉल्ट बहुत ही टेम्पोरी था, बहुत ही ट्रांजिशन नेचर का था, तो वो जो है फॉल्ट ट्रांजिट नेचर का था, वो फॉल्ट चला गया, तुम वापस से चालू हो जाओ, बेवजह का सिस्टम को इंटरप्ट करने की जरूरत नहीं है। बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जब फॉल्ट आता है तो रिलेज में ऐसी कॉन्फ़िगरेशन की जाती है कि वो खुद से ब्रेकर को एक बार चालू होने के लिए बोल दे। ठीक है, चालू होने के बाद अगर फिर से फॉल्ट रहेगा तो इमीडिएटली ऑटो रिक्लोजर को लॉकआउट करते हैं और बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, कुछ गड़बड़ है, हमारी समझ धोखा खा गई, अब बंद हो जाओ, अब नहीं चलना। तो चलो, अब क्या करना है कि भाई आर फेज को पॉजिटिव कैसे मिले? तो नेगेटिव का रास्ता तो क्लियर हो गया। पॉजिटिव का रास्ता जो है, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ ऊपर से आता है वो, और बहुत सारी चीजें हैं इसमें। अब क्या है कि भाई कंडीशनल पॉजिटिव कौन देगा? TNC स्विच देगा या ऑटो रिक्लोजर देगा, ये तो पता है। तो चलो हम लोग उल्टा ही ट्रेस करते चलते हैं कि जब तक पॉजिटिव वहां से नहीं आए तब तक नेगेटिव तो इस रास्ते से जाए। अब नेगेटिव को इस रास्ते से जाने के लिए क्या जरूरी है कि जितने भी क्लोजिंग सर्किट के इंटरलॉक्स हैं वो इंटरलॉक्स फुलफिल होते रहे। क्या इंटरलॉक्स होते हैं क्लोजिंग सर्किट के? बहुत सिंपल है, गैस प्रेशर का एक कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि गैस प्रेशर ओके हो। क्लोजिंग के लिए किसकी जरूरत होती है? क्लोजिंग स्प्रिंग के चार्ज होने की, तो क्लोजिंग स्प्रिंग चार्ज होना चाहिए। उसके बाद क्या जरूरत होती है? क्लोजिंग स्प्रिंग चार्ज हो गया हमारा भैया, गैस प्रेशर ओके हो गया हमारा भैया, और उसके बाद क्या है कि एंटी पंपिंग जो है एक्चुएटेड नहीं होना चाहिए। ये तीन चीजें होना चाहिए। एंटी पंपिंग क्या दर्शाता है कि क्लोजिंग कमांड जो है वो अनवांटेड तरीके से कंटिन्यूअसली आ रहा है। तो इसका मतलब वो क्लोजिंग कमांड यूजर के द्वारा नहीं दिया जा रहा, वो सिस्टम में आई किसी प्रॉब्लम की वजह से कंटिन्यूअसली आ रहा है। तो भाई ऐसे केस में ब्रेकर की क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। जब यूजर देगा तो एक इम्पल्सिव, मतलब एक बहुत छोटे से टाइम के लिए एक इम्पल्स के रूप में क्लोजिंग कमांड आएगा। तो उस समय में क्या होगा कि ब्रेकर क्लोज हो जाएगा अगर कंडीशंस फुलफिल्ड है, और नहीं तो एंटी पंपिंग रिले एक्चुएट होकर के फिर रीसेट भी हो जाएगा दोबारा से। बट अगर क्लोजिंग कमांड किसी कारण से कंटिन्यूअसली आ रहा है तो एंटी पंपिंग रिले जो है वो एक्चुएटेड रह जाएगा। तो वैसे केस में क्या है कि एंटी पंपिंग रिले का भी एक इंटरलॉक जो है ब्रेकर के क्लोजिंग सर्किट में दिया रहता है कि जब तक एंटी पंपिंग रिले परमिट नहीं करता है
इसका मतलब जब तक एंटी पंपिंग रिले डी एनर्जाइज्ड कंडीशन में नहीं आ जाता है तब तक ब्रेकर की क्लोजिंग अलाउ नहीं की जाएगी। तो चलिए सारे कंडीशंस को एक एक बार देखते हैं। अच्छा, इन सब के बाद एक और कंडीशन छूट गई। एक क्या बोला हमने, गैस, एक बोला स्प्रिंग चार्ज, एक बोला एंटी पंपिंग। और उन सबसे बड़ी बात, ब्रेकर को क्लोज कब करेंगे भैया, जब ब्रेकर ट्रिप कंडीशन में हो। नहीं, तो ब्रेकर का अपना स्टेटस भी इस इंटरलॉकिंग में एक अहम भूमिका निभाता है। अगर ब्रेकर ऑलरेडी क्लोज है तो क्यों क्लोज करना, ब्रेकर ट्रिप कंडीशन में हो तभी ना उसे क्लोज करने का कुछ अटेम्प्ट लेना है, तभी ना कुछ इंटेंशन है हमारे क्लोज करने का। जब ऑलरेडी क्लोज है तो क्यों क्लोज करना, क्यों क्लोजिंग कमांड देना, बेवजह फन के लिए तो नहीं कर रहा है। तो चलो, तो सबसे पहला कंडीशन कॉइल के ऊपर जब हम जाते हैं तो क्या दिख रहा है, 1R52B, 52 आ गया मतलब ब्रेकर का बात है। बी इसके आगे कोड में पता चल जाएगा, बी एनसी को कह रहा है, जहां 52A लिखा रहेगा वहां एनओ बोलेंगे, ठीक है। तो ब्रेकर का अपना एनसी, ब्रेकर का अपना एनसी मतलब क्या है, ब्रेकर जब ट्रिप अवस्था में रहता है तो उसका एनसी कंडक्टिंग रहता है। इसका मतलब इस पॉइंट से पोटेंशियल को क्रॉस करने के लिए ब्रेकर को ट्रिप अवस्था में आना होगा। अगर ब्रेकर ट्रिप के बजाय क्लोज अवस्था में आ गया, या इवन ब्रेकर अभी ट्रिप या क्लोज के बीच का ट्रांजिशनिंग अवस्था में है, चेंज ओवर की अवस्था में है, तो ये कंडक्टिविटी नहीं देगा। ये पॉइंट क्या, एनसी वाला पॉइंट कंडक्टिविटी नहीं देगा। वैसे कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई, कि वैसे कंडीशन में इस जगह से ही पोटेंशियल आगे नहीं जा पाएगा। तो जब इस जगह से पोटेंशियल आगे नहीं जा पाएगा तो आप चाहे किसी भी डायरेक्शन में देखें, आप ऐसे देखें कि पोटेंशियल ऐसे नहीं जा पाएगा, नेगेटिव पोटेंशियल, या ऊपर से आने वाला पॉजिटिव कमांड ऐसे आ रहा हो, लेकिन अगर इस पॉइंट पर पाथ ब्रेक है तो कोई काम नहीं हो पाएगा। आप नीचे से देख लो या ऊपर से देख लो, आखिर तो बात एक ही है, ऊपर से पॉजिटिव आएगा, कॉइल तक पहुंचेगा तभी तो कॉइल एक्चुएट करेगा। हम लोग बस उसके रास्ते को देख रहे हैं, तो रास्ते को देखने के लिए नेगेटिव को ही गुजार के देख रहे हैं। एक्चुअली में ये ट्रबल शूटिंग का बेसिक प्रोसेस है, ट्रबल शूटिंग ऐसा ही करते हैं, इसलिए मैं इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब क्या हुआ भाई, अब क्या था, कॉइल कहाँ पर था, ऊपर मैकेनिज्म बॉक्स में। एनसी कहाँ पर है, ब्रेकर का अपना स्टेटस, ऑक्सिलरी स्टेटस जो है वो मैकेनिज्म बॉक्स में। अब चलिए, अब उसके बाद क्या कंडीशन थी, गैस प्रेशर, गैस प्रेशर कहाँ होगा, नीचे। जीएलएक्स कहाँ पर होता है, नीचे होता है। उसके बाद एंटी पंपिंग का ही कंडीशन था, एंटी पंपिंग कहाँ होता है, नीचे। कहाँ, मार्शलिंग बॉक्स में। नीचे बोल रहा हूँ मतलब मार्शलिंग बॉक्स, और ऊपर बोल रहा हूँ इसका मतलब मैकेनिज्म बॉक्स, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इसका मतलब कि क्लोजिंग सर्किट के लिए दो कंडीशन जो चाहिए थी, एनसी और खुद कॉइल, ये दोनों ऊपर है मैग्नेटिक बॉक्स में और बाकी चीजें नीचे हैं। तो भाई क्या हुआ कि डीसी नेगेटिव एक बार इस तरीके वाले एक्स आर एन वाले जो है, इस तरीके वाले कोडिंग के मदद से क्या हुआ कि मार्शलिंग बॉक्स से ऊपर मैग्नेटिज्म बॉक्स में गया, और फिर जो है वहां से ये दोनों कंडीशन को क्रॉस कर, ये दोनों कंडीशन को, कौन दोनों कंडीशन है, एक तो खुद कॉइल होना चाहिए, दूसरा एनसी है। इन दोनों को क्रॉस करने के बाद जो वापस नीचे आया, कैसे नीचे आ रहा है, तो फिर से इस तरीके की कोडिंग दिख रही है। अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या है कि एनसी की तरफ एक्स आर एन वाला है, मतलब एक्स आर वन का 7 नंबर, मतलब ये जो है मार्शलिंग मैकेनिज्म बॉक्स की तरफ का टीवी नंबर है। और x1 जो है हमने अभी नीचे भी देखा था, और यहाँ भी ये बात जस्टिफाई हो रही है कि x1 का 28 ये कहाँ पर है, ये x1 का 28 कहाँ पर है, ये मार्शलिंग बॉक्स में, मतलब नीचे है। तो चलिए C1 उसी केबल के थ्रू वापस से नेगेटिव सिग्नल इधर आ गया। आप नेगेटिव बोलिए या इस एक पर्टिकुलर कंडीशन के समय में जो है उसको पॉजिटिव बोल दीजिए। कौन सा पर्टिकुलर कंडीशन, जबकि आप एक्चुएट कर रहे हो, जबकि आप पोटेंशियल को भेज रहे हो सर्किट को क्लोज करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो वापस से कहा गया, नीचे आ गया। नीचे आने के बाद x1 के 28 नंबर से निकला तो फेरुल का नंबर हो गया K13R। अब K13R गया, अब नीचे आ गया भाई। अब नीचे उसको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले तो मिला 88M, 88M का ए का एनसी कॉन्टैक्ट, एनसी कॉन्टैक्ट। अब 88M के बारे में चाहे ए हो एड ऑन हो या 88M का अपना नॉर्मल मेन कॉन्टैक्टर हो, 88M का बेसिक फंक्शन आप समझ लीजिए कि 88M जो है वो तब तक डी एनर्जाइज रहेगा जब तक स्प्रिंग फुल चार्ज है। जब तक स्प्रिंग फुल चार्ज है और उसका लिमिट स्विच आप समझिए कि एक तरीके से ऐसा बोलिए कि क्लोज कंडीशन में है या फुल चार्ज को इंडिकेट कर रहा है, तब तक 88M डी एनर्जाइज रहेगा। जैसे ही स्प्रिंग फुल चार्ज के स्टेटस से हट गया, हट गया मतलब
या तो स्प्रिंग पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो गया या स्प्रिंग फुल चार्ज से कुछ कम चार्ज हो गया। मतलब किस पीरियड की बात हो रहा है, जैसे आप एक बार क्लोज किए तो स्प्रिंग क्या होगा, फुल चार्ज से डिस्चार्ज हो जाएगा पूरी तरीके से, पूरी तरह डी एनर्जाइज। तो जैसे ही वो डी एनर्जाइज होगा तो एटीएटम क्या करेगा, पिक कर जाएगा। जैसे ही एटीएटम पिक कर जाएगा तो क्या होगा कि स्प्रिंग चार्ज का मोटर चलने लगेगा। अब स्प्रिंग चार्ज का मोटर कब तक चलेगा, जब तक स्प्रिंग पूरी तरीके से चार्ज ना हो जाए। मतलब स्प्रिंग के चार्जिंग के बीच का भी जो 10-15 सेकंड का जो समय होता है या 5-7 सेकंड का जो समय होता है, उस पीरियड में भी एटीएटम पिक रहेगा। इसका मतलब जब तक एटीएटम पिक है तब तक वो मोटर चल रहा है। और मोटर क्यों चल रहा है, स्प्रिंग को चार्ज करने के लिए चल रहा है। तो जब तक एटीएटम पिक है तब तक वो मोटर चल रहा है और तब तक स्प्रिंग को चार्ज नहीं माना जा सकता है। जैसा ही स्प्रिंग पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगा, उसका लिमिट स्विच एटीएटम को डी एनर्जाइज कर देगा और मोटर भी चलना बंद हो जाएगा। तो प्योरली दो स्टेट्स हम लोगों ने कैसे डिफाइन करे कि एक जो है उसमें क्या कि मोटर जो है वो चल रहा है, ठीक है ना, मोटर चल रहा है। और 88M जो है ये भी क्या है, एनर्जाइज्ड है, ऑन है। ऑन बोलिए, एनर्जाइज्ड बोलिए, पिकअप बोलिए, कुछ बोले, ऑन है, ठीक है ना। अगर ऐसा सिचुएशन है तो इस कंडीशन में क्या क्लोजिंग होनी चाहिए, जी नहीं, बिल्कुल क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। क्यों क्लोजिंग होगा भाई, जब ऑलरेडी 88M उस मोटर को चला के स्प्रिंग को चार्ज कर रहा है तो स्प्रिंग तो पूरा चार्ज है, तो क्यों क्लोजिंग होगा। तो जब स्प्रिंग पूरी तरीके से चार्ज हो जाए तब आप क्लोजिंग का कमांड जो है दे सकते हैं। तो जब स्प्रिंग पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 88M जो है वो क्या हो जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा। 88M जो है वो ऑफ हो जाएगा और साथ ही में जो मोटर चल रहा था वो भी ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि हम चार्जिंग के कंडीशन को या स्प्रिंग पूरी तरीके से चार्ज है इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, 88M के एनसी के थ्रू। तो बस वही किया गया, एड ऑन के साथ का एनसी यहाँ लगाया गया और मेन कॉन्टेक्टर का एनसी यहाँ लगाया गया। दो लगा दिया गया सीरीज में एडिड प्रोटेक्शन के लिए। तो एक एड ऑन से जब क्रॉस किया तो K13R जो है वो K11R बन गया। दूसरे एड ऑन क्रॉस से जब क्रॉस किया तो K11R जो है K9R बन गया। देखिए K13, K11, K9 ये 132 वाले की तरह ही है। बस ये आर फेज के लिए चल रहा है तो यहाँ पर आर लगा दिया, वाई के लिए चला तो वाई लगा दिया, बी के लिए चला तो बी लगा दिया। बस सिंपल है, बाकी सर्किट सबका एक जैसा है। बस एक फेज के लिए वैसा सर्किट हम लोग 132 में खींचते थे, यहाँ पर तीनों के लिए अलग अलग खींच दिया। और बस मार्शलिंग बॉक्स से मैग्नीज बॉक्स से मार्शलिंग बॉक्स इंटरकनेक्टिंग केबल के थ्रू कूदते गए। तो चलिए K9 हो गया। K9 से क्या है, अब एक और कॉन्टेक्ट क्या रह गया, इंटरलॉक क्या, 52Y। 52Y जब क्रॉस करना है तो 52Y किसका था, कोडिंग एंटी पंपिंग का। कहाँ पर एंटी पंपिंग, ध्यान से देखिए, इस जगह पर एंटी पंपिंग है 52Y। एंटी पंपिंग का क्या बताया था, अगर ये पिकअप है तो क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, अगर ये ड्रॉप है तो क्लोजिंग होनी चाहिए। तो 52Y अगर ड्रॉप है तो इसका एनसी कंडक्टिंग होगा, इसीलिए क्या किया, इसका एनसी को लगाया सर्किट में। इसका मतलब जब 52Y ड्रॉप होगा एंटी पंपिंग रिले डी एनर्जाइज्ड होगा। मतलब एंटी पंपिंग रिले इस बात को सेंस नहीं कर रहा होगा कि स्पूरियस या फॉल्ट की वजह से या किसी अब नॉर्मल कंडीशन की वजह से कंटिन्यूस क्लोजिंग कमांड आ रहा है। जब ऐसी बात को वो सेंस नहीं कर रहा होगा तो वो बोलेगा कि सब कुछ नॉर्मल है, ब्रेकर क्लोज कर सकते हो। तो सिग्नल यहाँ से आएगा। इतने 4 इंटरलॉक पार करने के बाद भाई साहब ये K7 के पास आता है और यहाँ पर आकर के फिर ये बोलता है कि मैंने तो इतने सारे चीज पार कर लिए, अब क्या बचा हमारे पास, 4 नहीं 3 ही पार किए, अब बचा 63GLX। तो 63GLX सिंगल कॉन्टेक्टर लगा हुआ होता है नीचे, तीनों फेज के लिए अलग अलग नहीं लगा होता, इसलिए तीनों का वायर आके यहाँ पे इस पॉइंट पर कनेक्ट हुआ और 63GLX का NO को क्रॉस किया। NO को क्रॉस किया मतलब गैस प्रेशर अगर ओके है तो 63GL जो है 63GLX को पिकअप करा के रखेगा और जब GLX पिकअप रहेगा तो उसका NO कॉन्टैक्ट कंडक्टिंग रहेगा। इसका मतलब जब गैस प्रेशर ठीक है तो यहाँ से सिग्नल आगे चला गया। अब देखिए यहाँ से K3, यहाँ K7 था, यहाँ पे K3 लिखा है, इसका मतलब इसको क्रॉस करने के बाद जो आ रही है K3। ये सारी चीजें अभी कहाँ चल रही है, सारी चीजें अभी मार्शलिंग बॉक्स में चल रही हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें कहाँ चल रही है, मार्शलिंग बॉक्स चल रही है। अब यही जो K3 का वायर है इसी पॉइंट से डिराइव होकर किधर गया, ध्यान से देखिए, ये कहा गया एंटी पंपिंग के लिए, यहाँ आया और ये तीनों एंटी पंपिंग के लिए चला गया, ठीक है ना। क्या बोल रहा था मैं शुरू से, क्या बोल रहे थे हम लोग कि पैरेलल में होता है, किसके पैरेलल में, क्लोजिंग सर्किट से। तो देख लो भैया, पॉजिटिव यहीं से डिराइव हुआ और नेगेटिव भी हमने शुरू में देखा था कि J4 से क्लोजिंग कॉइल का भी तीनों का नेगेटिव डिराइव हुआ था और J4 से ही एंटी पंपिंग का भी। तो भैया पॉजिटिव सेम पॉइंट से और नेगेटिव सेम पॉइंट से, इसी को तो पैरेलल बोलते हैं। तो चलिए पैरेलल हो गया। अब इस पॉइंट पर K3 के पॉइंट पर आने के बाद जो है ये डिसाइड होता है कि भाई इसको क्लोजिंग कमांड देगा कौन। दो लोग क्लोजिंग कमांड वाले हैं,
एक लोकल का टीएनसी स्विच और एक रिमोट वाला टीएनसी स्विच, और उसके अलावा क्या है, एक रिले जो है वो ऑटो रिक्लोजर। अब क्या है कि रिमोट का टीएनसी स्विच और स्कैडा को अलग नहीं समझिए आप। रिमोट का टीएनसी स्विच से जिस पॉइंट से देंगे, स्कैडा भी बीसीयू के माध्यम से उसी पॉइंट से क्लोजिंग कमांड दे सकता है। तो ब्रेकर जो है वो, चूंकि स्कैडा जो है कंट्रोल पैनल साइड का सेगमेंट है, तो ब्रेकर के ड्राइंग में उस बात की चर्चा जो है नहीं होती है। तो ब्रेकर बस ये दिखाता है कि मैं रिमोट से रिसीव करूंगा, लोकल से रिसीव करूंगा, सिर्फ ये दिखाता है, ठीक है ना। अब क्या है कि K3 से जैसे ही हम लोग ऊपर जाते हैं, तो K3 से ऊपर जाने के बाद हमें क्या दिखता है, एक पॉइंट यहाँ पर X1 का 25 और 24, जिसके बारे में लिखा हुआ एक्सटर्नल इंटरलॉक। मतलब इस सर्किट को इंटरप्ट करने के लिए एक और पॉइंट छोड़ा हुआ है कि आप लोग चाहें तो कुछ इंटरलॉक, अगर कुछ और कंडीशन देना चाहते हैं, सपोज कि अगर ये बस कपलर का ब्रेकर है तो उसके लिए जो है मेन किसी का एक ब्रेकर ऑफ होना चाहिए, या इससे एसोसिएटेड आइसोलेटर्स या डिस्कनेक्टर्स ऑफ होने चाहिए, या ऑन होने, ब्रेकर मेंटेनेंस मोड होगा तो ऑफ होने पे भी हो जाएगा, और अगर इसको सर्विस मोड में चलाना है तो कनेक्टेड आइसोलेटर्स जो है वो ऑन होने चाहिए, सर्किट कहीं से न कहीं से आइसोलेटर के माध्यम से कंप्लीट होना चाहिए। आपको जो भी आपके स्कीम में लगता है कि हमको ये इंटरलॉक देना चाहिए, वो इंटरलॉक आप दे करके इसके थ्रू ला सकते हैं। अगर कोई इंटरलॉक नहीं देना है तो सीधा इनको शॉर्ट कर दीजिए। शॉर्ट कर दीजिए इसका मतलब कि भाई ये कोई इंटरलॉक अभी जो है वर्क नहीं करेगा, अभी किसी इंटरलॉक की हमें जरूरत नहीं है। तो ये करके K3 के बाद जो है ये क्या बन गया, यहाँ से K3A बन गया, ठीक है ना। अब K3A जो है ये इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक K3A है। मतलब ये जो अभी रेड वायर खींचा, इस वायर पे कोई भी आकर के अगर पॉजिटिव इंपल्स दे देगा तो ब्रेकर का क्लोजिंग सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि सारे जो इंटरलॉकिंग कंडीशंस है वो फुलफिल हो रहे हो, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हो गया हमारा एक्चुअल रिसीविंग पॉइंट। तो इस पॉइंट को क्या किया गया कि सबसे पहले अनडाउटेडली X1 के 26 पे कर दिया ऑटो रिक्लोज, कि भाई ऑटो रिक्लोज रिले से जो क्लोजिंग कमांड आना उसे आप लाके यहाँ X1 के 26 पे कनेक्ट कर दो K3A पे। एक पॉइंट तो पहले डिफाइन कर दिया गया, और भाई इसी पॉइंट का दूसरे तरफ ले जाके कहाँ पर ले गया, 43LR। 43LR का, 43LR का मतलब क्या होता है, ये कहाँ पर है 43LR कहाँ पर है भैया, ये LR जो है आप एक बार देख लीजिए, ये कहाँ पर, ये ब्रेकर के अंदर है। और ये 43, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने दिखाया था कि लोकल रिमोट स्विच होता है, टीएनसी स्विच के बगल में दिखाया था, एक बार देख लो अगर नहीं देखा तो। अब इस LR में ध्यान से देखो कि L और R का 2 बार है, और जो थोड़ा सा थिक डॉट है वो किधर, वो रिमोट की ओर है। इसका मतलब जब ये LR स्विच होगा तो LR स्विच का रिमोट की ओर घुमा हुआ होगा, तो इस वायर से कंडक्शन होगा। एक और तरीका देखने का क्या, यहाँ देखो 2 लिखा हुआ है, यहाँ देखो R1 लिखा हुआ है, ठीक है ना। जहाँ पे लोकल से यूज होना होगा वहाँ L के साइड वाले बार में मोटा डॉट बना होगा, और वहाँ L से होगा। कैसे, जस्ट बगल में देखो 1 और L1, यही सेम स्विच है, लेकिन सेम स्विच को अगर लोकल साइड में रखा जाएगा तो 1 और L1 के बीच कंटिन्यूटी बनाएगा, कंडक्टिविटी बनाएगा, और सेम स्विच को अगर रिमोट की ओर रखा जाएगा तो 2 और R1 के बीच बनाएगा। तो अभी हम लोग रिमोट वाले देख रहे हैं, तो भाई LR स्विच को R की तरफ घुमा देंगे तो 2 और R1 में कंडक्टिविटी बना देगा, ये कंटिन्यूस हो गया। और उसके बाद ऊपर आकर के क्या हो गया, X1 के 21 पर K1 वायर हो गया, और ये क्या लिखा, रिमोट क्लोज के लिए, कि भैया वहां से कंट्रोल रूम से जो आप रिमोट क्लोज से कमांड दोगे, चाहे आप स्कैडा से दे दो या फिर चाहे तो आप अपने कंट्रोल रूम के सीआरपी के टीएनसी स्विच से दे दो, वो वायर यहाँ ला करके कनेक्ट कर लो। ध्यान से देखना, थोड़ी डिस्क्रिप्टिव हो रही है ये चीजें, लेकिन क्या है, इसी के साथ साथ आपको कमीशनिंग का भी मुझे लगता है कि आइडिया लग जाना चाहिए। बहुत से फ्रेंड जो ये पूछते हैं कि कैसे वायर कनेक्ट करेंगे, उसका शेड्यूल बनाना सिखाइए, बनाइए, तो पहले इस चीज को अच्छे से समझिएगा, तो शेड्यूल चुटकी में बना लीजिएगा। शेड्यूल के बारे में भी हम लोग अलग से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये चीजें समझनी जरूरी है कि क्लोजिंग के कितने पॉइंट्स है भैया। एक तो रिमोट क्लोजिंग जो टीएनसी स्विच ऑफ कंट्रोल पैनल से आएगा सिग्नल या स्कैडा से आएगा, और दूसरा ऑटो रिक्लोज। 2 पॉइंट जो ये रिमोट से आ रहा है। अब दोनों रिमोट वाले पॉइंट तो डिस्कस कर लिए, अब चलो भैया लोकल वाले पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अब लोकल वाले पॉइंट को क्या चाहिए, लोकल टीएनसी स्विच से। तो पहली बात है कि जो पॉजिटिव है वो LR से कंट्रोल हो रहा है। अब क्या है, इस स्विच को किसी ने, मान लो इस पॉइंट को किसी ने लोकल कर दिया, तो रिमोट से कितना भी क्लोजिंग का कमांड दो, इस LR वाले पॉइंट को पार ही नहीं कर पाएगा। तो फिर भाई नहीं हो पाएगा आपसे क्लोजिंग, कोई लोकल कर दिया तो होगा ही नहीं। ऑटो रिक्लोज हालांकि हो जाएगा, इसका मतलब LR स्विच जो है आपके टीएनसी सीआरपी के टीएनसी स्विच से या स्कैडा से आने वाले कमांड को तो रोक सकता है, लेकिन रिले के कमांड को नहीं रोक सकता। रिले के कमांड को नहीं रोक सकता है वो, ठीक है ना, क्योंकि वो LR को के स्विच को L की तरफ घुमा दिया तो रिले ऑटो रिक्लोजर न कर पाए, ऐसा ड्राइंग नहीं अलाउ कर रहा है इस ब्रेकर का।
चलिए लोकल के बारे में करते हैं। अब क्या है कि डीसी का बस हमने देखा था, कौन सा है डीसी का बस भाई, तो ये है जो DC1 का बस है। DC1 के बस से एक पॉजिटिव निकाला, यहाँ यहाँ पर J3 एक पॉजिटिव निकाला और यहाँ ले गया और ये TNC स्विच के पास। अब ये TNC स्विच क्या है, 1152 और एक जगह हमने देखा था, कहाँ देखा था, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ब्रेकर की फिजिकल ड्राइंग देख रहे थे, वहां जो TNC स्विच बना था उसके नीचे 1152 लिखा हुआ था। एक बार दोबारा देख लो नहीं देखा तो ये कौन सा, ये लोकल टीएनसी स्विच है। लोकल टीएनसी स्विच कहने का मतलब जो ब्रेकर के अपने मार्शलिंग बॉक्स में टीएनसी स्विच वहां से लोकली ऑपरेट करने के लिए, और ये लोकली ऑपरेट हम लोग नॉर्मल ऑपरेशंस में नहीं करते हैं जनरली, ठीक है ना, जनरली क्या नहीं करते, ये मेंटेनेंस पर्पस के लिए है या किसी समय किसी तरह की टेस्टिंग करनी है तो उस पर्पस के लिए है। लोकल से जनरली कहीं एडवाइजेबल नहीं होता है कि आप जो है उसको लोकल से ऑपरेट करें। तो ये लोकल टीएनसी स्विच है। अब इस टीएनसी स्विच में देखो ध्यान से कि इसमें डॉट किधर बना हुआ है, ये टीएनसी स्विच जो है इंपल्सिव कमांड एक्सटेंड करता है इन कॉन्टेक्ट के थ्रू। मतलब जितनी देर आप सी की तरफ घुमाए रखोगे उतनी देर से सिग्नल एक्सटेंड होगा, और जैसे ही छोड़ोगे न्यूट्रल पोजीशन पर आ जाएगा अपने मिड पोजीशन पर टीएनसी स्विच, तो वो कमांड जाना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। मिड पॉइंट तक आने तक भी कमांड नहीं जाएगा, जैसे ही सी का पॉइंट छूटेगा कमांड जाना बंद हो जाएगा। तो बस आप एक बार ट्विस्ट करो सी की ओर और फिर छोड़ दो, वो अपने आप से स्प्रिंग से वापस आ जाएगा। जिस मोमेंट पर वो सी को टच हुआ बस उसी मोमेंट पर एक कमांड एक्सटेंड होगा, इसलिए इसको इम्पल्सिव कमांड बोलते हैं। तो टीएनसी स्विच पे ध्यान से देखिए, तो सी के पॉइंट पर जो है थोड़ी मोटी दागी बनी हुई है, इसका मतलब जब सी की तरफ इम्पल्सिव कमांड होगा तो ये वायर थ्रू हो जाएगा। अब ये वायर थ्रू हो जाएगा, उसके बगल में क्या है कि एक और टीएनसी स्विच है 1152 इसका, और इसमें सी की तरफ है, मतलब उसी टीएनसी स्विच के दो कॉन्टैक्ट को इस्तेमाल किया गया है। किस कॉन्टैक्ट को, एक C1 कॉन्टैक्ट और उसके आगे जो है फेरुल नहीं दिया है, लूप करके दूसरे कॉन्टैक्ट में ले गया और उससे जो निकाला है उसको C2 बोल दिया है। मतलब दो कॉन्टैक्ट को सीरीज में, अब क्यों दो कॉन्टैक्ट को सीरीज में कर दिया भाई, इसका कारण क्या है कि जब भी आप घुमाएंगे सी की तरफ तो ये दोनों कॉन्टैक्ट एक साथ मेक होंगे और एक साथ सिग्नल एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है ना। अब क्या है कि सिग्नल नॉर्मल केस में J3 से, नॉर्मल केस में सिग्नल जो है J3 से पॉजिटिव लेकर यहाँ पड़ा रहेगा, और जैसा ही ये टीएनसी स्विच एक्सटेंड होगा तो इसको यहाँ से कंडक्टिविटी मिलेगी तो यहाँ से आगे चला जाएगा। और चूंकि इसी के साथ ये भी कपल्ड है, ये दोनों टीएनसी स्विच एक साथ कपल्ड है, तो ये जैसे ही यहाँ से आगे आएगा तो साथ में यहाँ से भी आगे आ जाएगा। ये तो हो गया नॉर्मल एज्यूम्ड हमारा कंडीशन कि ऐसा होना चाहिए, डिजायरेबल कंडीशन। अब जो है कंडीशन क्या हो जाता है कि मान लीजिए किसी कारण से एक कॉन्टैक्ट शॉर्ट कर जाता है, मान लीजिए कि आपका जो है यही कॉन्टैक्ट शॉर्ट कर गया, ठीक है ना, तो क्या होगा कि जो पॉजिटिव अभी यहाँ पर आकर रुका हुआ था वो पॉजिटिव अब यहाँ पर आके रुकने के बजाय यहाँ आ गया। अब क्या है कि ये तो शॉर्ट किया, ये नहीं किया है ना, तो ये रोक के रखेगा, ये तब तक का कमांड आगे एक्सटेंड नहीं होने देगा जब तक कि आप टीएनसी स्विच को सी की ओर घुमाएंगे नहीं। समझे मतलब कि दोनों को सीरीज में लगाने का मतलब अगर कॉन्टैक्ट शॉर्ट भी कर जाए इसका या इसका, तो कमांड डायरेक्टली पॉजिटिव का जो है वो एक्सटेंड होकर के और सर्किट में ना जाने लगे, इसलिए दो को सीरीज में लगा दिया कि भैया एक खराब हो गए तो एक तो बचोगे, दोनों तो एक साथ खराब नहीं हो जाना चाहिए। और बिल्कुल दोनों ही अगर खराब हो जाए तो फिर बढ़िया से ये तो रची रचाई शादी हो जाएगी तब। तो चलिए पॉजिटिव एक्सटेंड होकर के कहाँ चला जाएगा, इस वायर से आगे चला गया, और इस वायर से आगे गया, और इस वायर से कब आगे जाएगा, जब टीएनसी को आप इम्पल्सिव कमांड देंगे, हमेशा नहीं जाते रहेगा। एकदम ध्यान में रखिए, एक चीज को कई बार रिपीट किया जा रहा है यहाँ पर, इसलिए ताकि समझने में कोई कंफ्यूजन ना हो। अब क्या है, वहां से आगे चला गया, दोनों टीएनसी कॉन्टैक्ट को क्रॉस करने के बाद वो K5 बन गया। उसके बाद कहाँ पर आ गया, LR स्विच पर। इस LR स्विच को अभी इसको पढ़ते समय में हमने देखा था, इस LR स्विच पे क्या है, इसमें क्या है, L की तरफ है, मतलब लोकल पे रहेगा तो ये कंडक्टिंग होगा। दूसरा पहचान क्या है, 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर L1 लिखा हुआ है, मतलब ये L1 के पॉइंट को 1 के पॉइंट से कंटिन्यूटी देगा, कब, जब ये लोकल की ओर रहेगा, और अभी लोकल की ओर है घुमा हुआ। तो सिंपल बात है कि LR स्विच से जो है ये पावर एक्सटेंशन होकर के कहाँ चला जाएगा, डीसी पॉजिटिव इस पॉइंट पर। यही तो पॉइंट था जो क्लोजिंग इंपल्स का इंतजार कर रहा था। मतलब कि हम लोग सीधी एक तरीके से इस बात को मोटे मोटे शब्दों में समझ सकते हैं कि अब जो है हमारे पास तीन रास्ते हैं जो कि हमें क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। अगर ऑटो रिक्लोज का सिग्नल आएगा तो कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, और यहाँ तक आने के बाद जो है अगर सारे कंडीशंस फुलफिल है तो नीचे चला जाएगा, ठीक है ना, ऑटो रिक्लोज के केस में। अगर रिमोट से क्लोजिंग आ रही है तो ऐसे आया, ऊपर नहीं जाएगा, इसको फिर से बनाते हैं। रिमोट से तो ऐसे आया, ऐसे आया, ये इस जगह पर आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, सारे कंडीशंस फुलफिल है तो क्लोज करने को नीचे चला गया।
और अगर लोकल से होगा तो यहाँ से पॉजिटिव आया, टीएनसी का जैसे ही इम्पल्स मिलेगा तो इन दोनों को क्रॉस करेगा, एलआर स्विच जैसे ही परमिट करेगा तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आने के बाद ये फिर K3 में आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया और फिर क्लोज। क्लोज कराने के 3 रास्ते थे, तीनों को हमने बड़ी आसानी से देख लिया। अब झटपट से एंटी पंपिंग देख लेते हैं पैरेलल में, इसको क्यों छोड़ा जाए। तो एंटी पंपिंग क्या कर रहा है देखो जरा भाई, एंटी पंपिंग जो है ये इसके पैरेलल में लगा, और एंटी पंपिंग जो है एक तो रहता है कि पहले जो कंटिन्यूअस कमांड आएगा तो पहली चीज की एंटी पंपिंग को जो पॉजिटिव मिलना है, तो अगर ये सिग्नल यहाँ से किसी भी रास्ते से आया और इस रास्ते में जाके ये ब्रेकर को क्लोज ना करा पाया तो पैरेलली इस रास्ते में भी आएगा, पैरेलली इस रास्ते में भी आ जाएगा। अगर इधर कंडीशन सेटिस्फाई है और ब्रेकर को क्लोज ना करा पाया, समझो बात को ध्यान से, ब्रेकर को क्लोज ना करा पाया तो पैरेलली इस रास्ते में भी आएगा। अब क्या है कि मान लो ब्रेकर क्लोज हो गया तो ये तो इम्पल्सिव आना चाहिए, बस एक इम्पल्स में इसको क्लोज करा देना चाहिए। इधर आए तो भी जो है कुछ इससे इसका काम जो है ना बन पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एनो कॉन्टेक्ट है, जब तक ब्रेकर ट्रिप अवस्था में है तब तक ये आ करके भी यहाँ इस कॉइल के पास नहीं जा पाएगा। यहाँ भी ध्यान से देखो एनो कॉन्टेक्ट है, यहाँ आ करके भी ये कंटिन्यूसली कॉइल तक नहीं जा पाएगा। इसको थोड़ा नजदीक से समझने की कोशिश करते हैं। अब चलो यहाँ तक तो पता है कि पैरेलल सिग्नल आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस पॉइंट तक सिग्नल आएगा, कौन सा सिग्नल आएगा? जो क्लोजिंग कमांड की तरफ से आएगा। तो अब इसको आगे देखते हैं कि इसके कॉइल के साथ क्या सिचुएशन है। तो इसके कॉइल को भी भाई एकदम क्लियर बात है ये कि इसके कॉइल को भी नेगेटिव जो है तीनों के तीनों कॉइल को मिली हुई है। अब बोलोगे कि इसमें केबल इंटरकनेक्शन वाला बात नहीं है, तो क्यों होगा भैया? एंटी पंपिंग रिले जो है ये कहाँ पर होता है? मार्शलिंग बॉक्स में होता है। कहाँ पर होता है? मार्शलिंग बॉक्स में, इसलिए इंटरकनेक्टिविटी वो सब करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? तो अब नेगेटिव तो सबको मिला हुआ, अब दिक्कत क्या है? पॉजिटिव आने की। तो पॉजिटिव आने का एक ही कंडीशन है, क्या कंडीशन है? कि ब्रेकर का एनओ स्विच दिया हुआ है। ब्रेकर का एनओ स्विच कब कंडक्ट करता है? जब ब्रेकर क्लोज हो गया। इसका मतलब अगर एक बार ब्रेकर क्लोज हो गया है उसके बाद भी अगर क्लोजिंग कमांड आ रहा है, इसका मतलब कि वो क्लोजिंग कमांड गलत है। ब्रेकर ऑलरेडी क्लोज हो गया, क्यों क्लोजिंग कमांड दिए पड़े हो? तो वैसे केस में क्या होगा कि जैसे ही ब्रेकर एक बार क्लोज हो गया है तो क्लोजिंग कमांड उधर से अगर आएगा तो ब्रेकर के क्लोजिंग कॉइल तक तो नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि क्या है कि यहाँ पर ब्रेकर कैंसिल लगा हुआ, जब तक ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा उसे क्लोजिंग कॉइल को पावर जाने ही नहीं देगा। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन एंटी पंपिंग को भी तो अपनी जिम्मेदारी निभानी है। तो क्या होगा कि अगर क्लोजिंग कमांड किसी कारण से कंटिन्यूसली आ रहा है तो वो क्लोजिंग कमांड जो है इस पॉइंट पर आएगा और तीनों फेज के लिए बटेगा। और इस तीनों फेज में क्या होगा? अगर ब्रेकर क्लोज है तो ये कंडक्टिंग होगा। तीनों फेज में क्या है कि ये जो है आकर के कॉइल तक चलाएगा, एंटी पंपिंग एक्चुएट हो जाएगा। आर फेज का, वाई फेज का और बी फेज का, तीनों का एंटी पंपिंग क्या होगा? एक्चुएट हो जाएगा। और ये एंटी पंपिंग जैसे ही एक्चुएट हो जाएगा तो यहाँ पर जो हमने 52Y का कॉन्टेक्ट देखा था, 52Y ऑफ आर, 52Y ऑफ वाई, 52Y ऑफ बी, ये जो हमने देखा था इसको जो है वो क्या करेगा? ओपन कर देगा। तो जो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि ब्रेकर यहाँ एनसी है इसका, तो ये तो बाद की बात है। पहले एंटी पंपिंग अपनी जिम्मेदारी निभाएगा और सिग्नल को इसी पॉइंट पर जो है कट ऑफ कर देगा। मतलब अगर ये कंटिन्यूअस कमांड आ रहा है क्लोजिंग का किसी कारणवश, किसी मिस्टेक वश, तो ये जो है कंटिन्यूअसली। अब क्या होता है ना कि एक और है कि उसके पैरेलल भी एक पाथ दिया हुआ है, और ये क्या कॉन्टेक्ट है? 52Y, खुद इसी कॉइल का एनो कॉन्टेक्ट। ये क्या करेगा? जैसे ही पहली बार ये पिक हुआ, इसका एनो क्या करेगा? कंडक्टिंग हो जाएगा। फिर से समझिए, जैसे ही ये पहली बार पिक हुआ इसका एनो कंडक्टिंग हुआ, और अगर उसके बाद यहाँ से कंटिन्यूअस कमांड आ रहा है तो अब क्या है कि जैसे ही पहली बार ये पिक हुआ और ये कंडक्टिंग हो गया एनो कॉन्टेक्ट, इसका अपना एनो कॉन्टेक्ट है ये, तो इस पाथ से कंटिन्यूअसली इस कॉइल को पावर मिलता रहेगा। उसके बाद ये ब्रेकर क्लोज अवस्था में रहे तो इस पाथ से भी मिलेगा, और अगर क्लोज अवस्था में ना रहे तो भी इस पाथ से कोई मतलब नहीं है। जब तक यहाँ कंटिन्यूअस क्लोजिंग कमांड आते रहेगा जो कि एक नॉर्मल सिचुएशन को दर्शा रहा है, तब तक ये अपने ही एनो कॉन्टेक्ट से पावर ऑफ होकर के पिक्ड अप कंडीशन में रहेगा, और तब तक ब्रेकर के क्लोजिंग सर्किट को नहीं चलने देगा। इसका मतलब बेसिकली एंटी पंपिंग जो है, जब सिग्नल की अननेसेसरी अनडिजायर्ड पंपिंग होने लगती है तो क्लोजिंग सर्किट को बचाने का काम करता है। तो एज द नेम सजेस्ट कि एंटी पंपिंग, कभी पंपिंग हो रही है तो उसके विरुद्ध में खड़ा होने वाला, अपोजिशन वाला आदमी है जो है गलत डिसीजन को होने से बचाता है। ठीक है ना? अब इसमें क्या है कि भाई केबल जंपिंग वाली एक बात थी, तो जब सब जगह है तो यहाँ भी देख लेते हैं। अब क्या है कि ये एनो कॉन्टेक्ट कहाँ पर है? ऊपर में है मैग्नेटिक बॉक्स में। ये एंटी पंपिंग का कॉइल कहाँ पर है? नीचे है मार्शलिंग बॉक्स में। तो भाई इसका स्टेटस लेने के लिए हमें कहाँ जाना होगा?
ऊपर जाना होगा एक बार, तो क्या हुआ, x1 से XR1 तक गए, तो x1 का 30 इस पॉइंट पर है, XR1 का 8 इस पॉइंट पर है, देख लो ध्यान से देख लीजिए, x1 का 30, XR1 C1 केबल। उसी तरीके से जब बी फेज में जाएंगे तो x1 का 29 है, XB1 का 8 नंबर है, और C3 केबल मतलब बी फेज का केबल C1, आर फेज का केबल कहाँ गए भाई, ऊपर गए, इस पॉइंट पर ब्रेकर के कॉन्टेक्ट को उसका स्टेटस लिया, और भाई स्टेटस लेके लौटना भी तो है, क्यों लौटना है, क्योंकि जो पॉजिटिव सिग्नल रिसीव करने की बात है, ये सारी चीजें जो है ये तो वापस से नीचे मार्शलिंग बॉक्स में है, तो लौटे कैसे, इस जगह पर देखिए फिर से, XR1 का क्या है, 6 है, XR1 का 6 है, और X1 का 23 है, ये X1 जिस तरफ में वो किधर तरफ है, मार्शलिंग बॉक्स में, और XR1 जिधर है वो किस तरफ है, ऊपर मैग्नीज बॉक्स में, ठीक है ना। मुझे लगता है कि अब इस बात, अच्छा इसमें एक और बात कि ये जो साइड से पैरेलल वाला वायर था जो एंटी पंपिंग रिले के लिए एक होल्डिंग सर्किट का काम कर रहा था, ये जो साइड वाला कांटेक्ट है, ये एक्चुअली खुद एंटी पंपिंग का अपना कांटेक्ट है, और एंटी पंपिंग का जो रिले या कॉन्टेक्टर आप जो भी बोले वो कहाँ पर है, मार्शलिंग बॉक्स में, इसलिए इस साइड वाले वायर को जो है किसी X1 और XR1 वाले जो है इंटरकनेक्टिंग केबल वाली जो बात है उससे गुजरने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसमें आप देखिए कि कहीं भी इंटरकनेक्टिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है इसमें नहीं दिखेगा, कहीं पर XR1 वाला बात नहीं दिखेगा, और वापस यहाँ आ गया ये सीधा, ठीक है ना। या ये तो वाई के लिए हो गया, आर के लिए भी देखिए यहाँ सीधा आ गया, बी के लिए भी देखिए यहाँ पर ये सीधा आ गया। वाई के लिए जो है इसमें X1 वाला कॉन्सेप्ट नहीं, क्यों, फिजिकली कनेक्टेड है, पहले डिस्कस कर चुके हैं, और आर और बी के लिए है, यहाँ पर क्या हुआ, नीचे से ऊपर की ओर आया, और वहां पर क्या हुआ, ऊपर से नीचे की ओर, एरो की तरफ बना रहा हूँ क्योंकि सिग्नल के हिसाब से है, अगर ऊपर से नीचे की ओर, यहाँ पर नीचे से ऊपर गया है, और वहां पर ऊपर क्या है, ऊपर से नीचे आया, ऐसा आप मान सकते हैं, ऐसा ये समझने की बात है, इसमें कोई खास वैसे डिफरेंस नहीं। तो हम लोगों ने क्या देखा इस वीडियो में, बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश की इस बात को कि इंटरकनेक्टिंग केबल्स को रीड कैसे करते हैं, इंटरकनेक्टिंग केबल्स के आधार पर ड्राइंग को कैसे पढ़ते हैं, कौन वायर कौन सा टीबी पॉइंट किस जगह पर खोजना है, कौन सा वायर किस पॉइंट पर खोजना है, कौन सा फेरूल को कहाँ खोजना है, ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ने की कोशिश की। और अभी तक सारा जो बात हो रहा था ना सब सोर्स 1 से हो रहा था, सोर्स 2 से भी कुछ बात भी नहीं हुई है, सोर्स 2 से भी हम लोग बात करेंगे इसके अगले वीडियो में, और ट्रिपिंग कॉइल सर्किट 1 और 2 के बारे में भी इसके अगले वीडियो में देखेंगे। थोड़ा पेशेंटली चलते हैं, 220 थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, बट हम लोग पेशेंटली चलेंगे तो आई एज्यूम कि बहुत कंफर्टेबली जो है हम लोग इसको पूरा कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से समझ में, अगर इसमें कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रही हो या मैंने कहीं कुछ गलती बोल दिया हो तो ये म्यूचुअल डिस्कशन का प्लेटफॉर्म है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और उनकी मदद जरूर कीजिएगा जिन्हें समझने में दिक्कत हो रही है, जो आपके फील्ड के हैं, और मेरे जैसे लोगों की भी मदद कीजिएगा अगर मैं कुछ गलत बता रहा हूँ या और कोई कॉन्सेप्ट है और कोई क्लैरिटी चाहिए तो लेट्स डिस्कस इट थ्रू आवर कमेंट सेक्शन, और बने रहिए साथ में, अगला वीडियो हम लोग जल्द करेंगे TC1 और TC2 के बारे में, और उसके बाद एक एक कंपोनेंट को डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना। तो बने रहिए साथ में, धन्यवाद आप सभी का बीइंग इलेक्ट्रिकल से जुड़े रहने के लिए, और आशा है कि ये वीडियो आपके काम आएगी। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।